कभी वही चाय बेचने वाला इंसान जिसने करोड़ों भारतीयों के दिलों में उम्मीद जगाई थी, आज उन्हीं उम्मीदों के बोझ तले झुका हुआ सर नजर आ रहा है। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो आज पूरे देश में गूंज रहा है। क्या भारतीय राजनीति में बदलाव की तूफान चल चुकी है या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी ठहराव है भाजपा के लिए? हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजे कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, हर जगह तस्वीर अलग है। कहीं कांग्रेस ने अप्रत्याशी वापसी की तो कहीं भाजपा ने अपनी पकड़ बनाए रखी। लेकिन सवाल यही है, क्या ये नतीजे सिर्फ प्रदेशीय मुद्दों की असर है या क्या ये एक नेशनल मूड शिफ्ट का संकेत दे रहा है? आज के इस डिस्कशन में हम बिना किसी पक्षपात के बात करेंगे, बीजेपी के मजबूत पक्षों पर भी और उन कमजोरियों पर भी जो धीरे धीरे उभर कर सामने आ रही है। क्या मोदी फैक्टर अभी भी उतना ही असरदार है? क्या विपक्ष अब पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभर रहा है? और जनता की असली प्राथमिकताएं क्या बन चुकी है? और शायद इस वीडियो के अंत में आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या सच में राजनीति बदल चुकी है? दोस्तों, अगर हम भारतीय राजनीति की बात करें तो बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि पॉलिटिकल फिनोमिना बन चुकी है, क्योंकि इस पार्टी ने पिछले एक दशक में न सिर्फ सत्ता पर कब्जा जमाया बल्कि पॉलिटिकल नैरेटिव पर भी पकड़ बना ली है। 2014 से लेकर आज तक बीजेपी ने चुनाव जीतने का एक नया फार्मूला तैयार किया है। डेवलपमेंट, नेशनलिज्म एंड लीडरशिप, ये तीनों फार्मूला मिलकर बीजेपी को दूसरे पार्टी से अलग बनाता है। सबसे पहले बात करेंगे लीडरशिप की। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुके हैं। उनकी छवि एक ऐसा व्यक्ति की है जो सिस्टम के खिलाफ लड़कर ऊपर आया है। ये इमेज आज भी देश के एक बड़े हिस्से को इंस्पायर करती है, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो या डिजिटल इनिशिएटिव्स हो। मोदी का नाम एक भरोसे के प्रतीक की तरह लिया जाता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पावर की, जो बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। इनका ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क आरएसएस से लेकर बूथ लेवल तक हर जगह कार्यकर्ता ट्रेंड है मिशन मोड में काम करने के लिए। किसी भी इलेक्शन में बीजेपी की ग्राउंड प्रेजेंस अनवांटेड माना जाता है। जहां दूसरी पार्टियां कैंडिडेट्स फाइनल करने में उलझी रहती है, वहां बीजेपी पहले ही बूथ स्ट्रेटेजी तैयार कर चुकी होती है। अब बात करते हैं नैरेटिव बिल्डिंग, जो बीजेपी की तीसरी और शायद सबसे बड़ा वेपन है, जो बीजेपी की नैरेटिव कंट्रोल करने की क्षमता है। मीडिया कैंपेन्स, सोशल मीडिया ट्रेंड और डायरेक्ट पब्लिक कनेक्शन रैली, इन सब के जरिए बीजेपी ने हमेशा अपनी कहानी जनता तक सबसे पहले पहुंचाई है। लेकिन दोस्तों, हर ताकत के साथ कुछ चुनौतियां भी आती है और बीजेपी भी उससे अछूती नहीं। 10 साल से सत्ता में रहना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है और हर गलती एम्प्लीफाई हो जाती है। अब लोगों ने ये सवाल उठाने लगा है कि क्या अब बदलाव का वक्त आ गया है? और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार और महंगाई। कई सर्वे में दिखा है कि युवा वर्ग अब जॉब्स और ग्रोथ को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मान रहा है। बीजेपी का डेवलपमेंट मॉडल सफल तो रहा, लेकिन रोजगार सृजन की रफ्तार वैसी नहीं रही जैसी उम्मीद थी। और तीसरा सबसे बड़ी पहलू है रीजनल बैकलैश। दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और अब कुछ हिस्सों में मध्य भारत तक बीजेपी को टक्कर मिल रही है। स्थानीय मुद्दे, कास्ट इक्वेशन और रीजनल आइडेंटिटी, ये सब बीजेपी के लिए अब नई चुनौती बन चुकी है। और चौथा सबसे ध्यान देने लायक पॉइंट है, अब विपक्ष पहले की तरह बिखरा नहीं बल्कि इंडिया अलायंस अब धीरे धीरे बीजेपी की वोट काट रही है। यानी बीजेपी के लिए वन साइड गेम अब नहीं रहा। अब असली सवाल ये है, क्या बीजेपी इन चुनौतियों से निकलकर फिर से वही 2014 वाली लहर बना पाएगी या अब जनता की रुझान किसी नए विकल्प की तरफ मुड़ रहा है? जहां दूसरी तरफ बीजेपी अपने सत्ता की पकड़ बनाए रखने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष खासकर कांग्रेस एक बार फिर पॉलिटिकल मैप पर वापसी करने की कोशिश में है। कई सालों तक कमजोर, बिखरी हुई और डायरेक्शनलेस कही जाने वाली कांग्रेस अब कुछ राज्य में फिर से जमीन हासिल करती दिख रही है। आइए समझते हैं कि इस कमबैक के पीछे आखिर सबसे बड़ी वजह क्या है। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा काम किया है अपनी छवि सुधारने पर। भारत छोड़ो यात्रा,
और अब भारत न्याय यात्रा जैसे अभियानों ने राहुल गांधी को एक सॉफ्ट ग्राउंड लेवल लीडर की छवि दी है। लोग अब उन्हें एक विपक्ष के रूप में नहीं बल्कि एक अल्टरनेटिव वॉइस के रूप में देखने लगे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बदलाव, कांग्रेस ने अपने लोकल लीडर्स को सबसे ज्यादा वैल्यू देना शुरू किया। राजस्थान में गहलोत, छत्तीसगढ़ में बघेल, कर्नाटक में सिद्धारमैया, ये सब नेता अपने अपने राज्य में मजबूत पकड़ रखते हैं। और यही डिसेंट्रलाइज स्ट्रेटेजी कांग्रेस को कुछ जगहों पर ज्यादा फायदा दे रही। और तीसरी पहलू, जहां बीजेपी नेशनलिज्म और हिंदुत्व के नैरेटिव पर चलती है, वहीं कांग्रेस सामाजिक न्याय, यूथ एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इक्वालिटी जैसे मुद्दों को सामने रख रही है। लेकिन कहानी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बल्कि भारत में राजनीति अब रीजनल एक्सिस पर घूम रही है। तेलंगाना में बीआरएस, बिहार में आरजेडी जनसुराज, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और दिल्ली में एएपी, इन सब ने अपने अपने राज्यों में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किलें बढ़ाई है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी अहम सवाल की, जनता आखिर चाहती क्या है। रिसेंट सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट्स बताते हैं कि वोटर्स इमोशनल इशू से ज्यादा रियल लाइफ इशू पर ध्यान देने लगी। रोजगार, महंगाई, शिक्षा और हेल्थ, इन पर जनता की नब्ज अब पहले से ज्यादा तेजी से चल रही है। मतलब साफ है, जनता अब स्पीच नहीं बल्कि रिजल्ट चाहती है। लेकिन दोस्तों, विपक्ष अब पहले की तरह नहीं रहा, वो ग्राउंड पर उतर चुका है और जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और सबसे अहम बात, विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत दोनों ही यूनिटी में छुपी है। एक तरफ इंडिया अलायंस की कॉन्सेप्ट लोगों को नया पॉलिटिकल होप दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सीट शेयरिंग और लीडरशिप अब भी अनरिजर्व्ड है। अगर विपक्ष इन छोटी लड़ाइयों को छोड़कर एक यूनाइटेड नैरेटिव दे सका तो बीजेपी को नेशनल लेवल पर कड़ी चुनौती मिल सकती है। लेकिन अगर ईगो क्लैश और कोऑर्डिनेशन गैप जारी रही तो ये मौका भी हाथ से गवा सके। तो दोस्तों, ये थी भारत की राजनीति की सबसे सच्ची तस्वीर। लेकिन अब सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बल्कि ये है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। हर वोटर के दिल में आज दो आवाजें चल रही है। एक कहती है स्थिरता चाहिए, वही लीडरशिप चाहिए जो देश को दिशा दे, और दूसरी कहती है अब वक्त है बदलाव का, नई सोच का और नए चेहरों का। यही दो आवाजें आने वाले चुनाव के रिजल्ट्स के फ्यूचर तय करने वाली। क्योंकि आज का वोटर वो सिर्फ एक पार्टी का परमानेंट सपोर्टर नहीं, अब वो एक परफॉर्मेंस बेस्ड वोटर बन चुका है। बीजेपी ने इस देश को मजबूत राजनीति दिया है, लेकिन विपक्ष ने भी यह दिखाया है कि अल्टरनेटिव वॉइस अब भी जिंदा है। यानी भारत की राजनीति अब एक नए संतुलन की ओर बढ़ रही है, जहां पावर का मतलब सिर्फ जीतना नहीं बल्कि जनता के बीच भरोसे बनाए रखना। हो सकता है आने वाली चुनाव की यह रिजल्ट की वजह से बीजेपी फिर अपनी बाजी पलट दे, या हो सकता है विपक्ष कोई नया कहानी लिखे। लेकिन असली जीत उसी की होगी जो जनता की आवाजें सुनेगा, न कि सिर्फ अपनी जय जयकार को। क्योंकि इतिहास गवाह है, हर सत्ता टिकती है जब तक जनता खुश है, और जब जनता सवाल पूछने लगती है तो सबसे बड़ी ताकत भी झुक जाती है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या हम फिर से उसी लहर को दोहराने जा रहे हैं या भारत किसी नई सुबह की ओर बढ़ चुका है? सोचिए, क्योंकि आपका एक वोट सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरे देश की भविष्य तय करता है। तो दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी और आप देख रहे हैं द डिजिटल डॉलरिस्ट। दोस्तों, आप इन दोनों पार्टियों के बारे में क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन इस वीडियो के नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझको मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।